जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को, सत श्री अकाल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका वो है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आपके कह सकते हैं आयोग तथा समितियां। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता देते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास की जब हम बात करते हैं तो वो काफ़ी प्राचीन इतिहास देखने को हमें मिलता है और इसका इतिहास इतना पुराना है कि हमें बौद्धिक काल में आपको थोड़ा सा वैदिक काल में आपको ले जाते हैं और वहाँ से शिक्षा का इतिहास की अगर चर्चा करें तो वैदिक काल में अगर शिक्षा देखेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा है वो गुरुकुलों में दी जाती थी और वहाँ पर जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, उनके द्वारा ये शिक्षा प्रदान की जाती थी। और गुरुकुल का जो सेंस हुआ करता था, अगर मैं कहूँ तो गांव से शहर से दूर कोलाहल में ना जंगलों के निकट कह सकते हैं स्थापित किया जाता था। वहाँ पे गुरु रहते थे, गुरु माताएं रहती थीं, जहाँ पर इच्छुक छात्र छात्राएं जा कर के उसी गुरुकुल में रह कर के शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ वहाँ पर जो शिष्यों का उत्तरदायित्व था वो भिक्षा मांगना, गांव-गांव जा कर के भोजन के लिए या भोजन एकत्रित करना, भिक्षा मांगना और उसके साथ साथ अपने गुरुओं के लिए यज्ञ तप के लिए हवन का निर्माण करना, स्नान की व्यवस्था करना और गुरुओं की सेवा करना, जिसमें पैर वैर दबाना कह सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से गुरुओं का भी उत्तरदायित्व होता था। बच्चों के लिए खाने पीने, बीमार होने पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देना, औषधि कह सकते हैं। और इन दोनों में जो संबंध था, बिल्कुल कह सकते हैं पिता और पुत्र जैसा संबंध वैदिक काल में पाया जाता है। आज वाला संबंध नहीं है कि जब क्लासरूम में बैठे हैं सर बाहर बैठे, बाहर निकले तो वो भूल जाते हैं, या जहाँ पढ़ कर के निकलते हैं तहाँ भूल ही जाते हैं। इतिहास बताता है कि वैदिक काल में अपने गुरुओं को लोगों ने क्या किया, हाथ की उंगलियां तक काट के दे दिया। ठीक है, तो अब उसके पश्चात अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो हमें बौद्ध काल देखने को मिलता है और बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो मठों और विहारों में दी जाती थी। जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वही शिक्षा दीक्षा देने का काम करते थे और उनकी जो भाषा हुआ करती थी वो पाली भाषा हुआ करती थी। पाली भाषा में कहीं ना कहीं शिक्षा दीक्षा दी जाती थी और इसमें भी छात्रों के लिए बड़े कठोर नियम थे, जो 10 नियमों का पालन करते थे। ठीक है, यहाँ भी भिक्षा लाना और उसी विद्यालय या मठ विहार में ही रहना, ठीक है, और नशा पत्ती का सेवन नहीं करना है, आकर्षित वस्तुओं का सेवन नहीं करता है। ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत बताई गई हैं। और उसी प्रकार से शिक्षकों के लिए, जो बौद्ध भिक्षु की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा देता था, उनके लिए भी महत्वपूर्ण 5 नियम बताए गए हैं, जिसमें कि अगर 1-2 नियम की मैं बात करूं तो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहना। ठीक है, जो आज के समय में, वर्तमान समय में उतना संभव नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही लेना है, बहुत गहराई में नहीं जाना है। अब उसके पश्चात अगर हम देखें तो हमारा आता है मध्यकाल या फिर मुस्लिम शिक्षा के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा की जब बात करते हैं तो मकतब और मदरसा देखने को मिलता है और यहाँ पे जो मौलाना या मौलवी होते हैं वही शिक्षा दीक्षा देते थे। और यहाँ भी अगर यहाँ तक हम देखते हैं तो प्रारंभिक
जो शिक्षा है वो इस रूप में देखने को मिलता है। लेकिन जब उसके पश्चात हम बात करेंगे जब ब्रिटिश शासन की, तो ब्रिटिश शासन ने प्रारंभिक शिक्षा पे बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि अब उसके पश्चात आप देखेंगे तो ब्रिटिश का शासन काल रहा है, तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक, ये तो था थोड़ा सा संक्षिप्त में इसकी जानकारी जो मैंने आप लोगों को बताया। अब हेडिंग है मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ। ठीक है, तो जब मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये मुख्य इनका उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अब इनकी आवश्यकताएं क्या है भाई, क्योंकि ये करेंगे क्या, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो आवश्यकताएं थी वो इन्हीं की शिक्षा को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात करेंगे तब। ठीक है, जो D.O. एलन ने परिभाषित करने का प्रयास किया है कि इनके अनुसार शिक्षा क्या है। ठीक है, आधुनिक, तो शिक्षा संस्थाओं में मिशनरियों को भारतीयों के संपर्क स्थापित करने, उन्हें अपने धार्मिक सिद्धांतों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भाषा, शिक्षा में अगर बात किया जाए भाषा, हम जब तक किसी की भाषा समझेंगे नहीं और हमारी भाषा कोई नहीं समझेगा तब तक हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। हम अपने बातों को जब दूसरे तक रख ही नहीं पा रहे हैं, पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, तो जो बात हम कह रहे हैं यहाँ धर्म का प्रचार प्रसार करना वो शायद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भारतीयों को उन्होंने क्या किया, संपर्क स्थापित करने के लिए, अपने धर्म के सिद्धांतों को अवगत कराने के लिए इन्होंने क्या किया, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा आप लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब इसका आगमन हुआ तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य यही था कि अपने धर्म का क्या करना, प्रचार और प्रसार करना। ठीक है, धीरे धीरे ये धर्म का प्रचार प्रसार तो किए ही, लेकिन धीरे धीरे ये क्या किए कि पूरे भूभाग पर अपना शासन भी स्थापित करते चले गए। ठीक है, जब ये धीरे धीरे बागडोर जो है वो कंपनी संभालने लगी और पूरी शासन सत्ता इन्हीं के हाथों में आ गई। ठीक है, जब इनके हाथों में आ गई तो इनके अनुसार सारी चीज़ें संचालित होने लगी, सारी क्रियाएं इनके अनुसार होने लगी। तो जब इनके अनुसार होने लगा तो राजनैतिक धारणा ये बनी फिर इनकी कि अब हमको प्राथमिक शिक्षा पे कहीं ना कहीं ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर हम भारत में प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि विद्रोह उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी जाहिर सी बात है कि अपनी शिक्षा का भी बढ़ावा प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसके लिए एक परिभाषा यहीं पे आती है कि T.N. सिकेरा के अनुसार ये कहते हैं, व्यापार के बाद इस देश में उनका झंडा लहराया। ठीक है, तो व्यापार तो किए ही, झंडा लहराया और उसके साथ उनकी शिक्षा का भी यहीं पे अब आरंभ हो जाता है, क्योंकि शासन चलाए या चला रहे हैं और उसके साथ साथ शासन को और लंबा करने के लिए, जानते हैं एक बड़ी अच्छी यहाँ पे ये लोग राजनीति भी किए कि हम शासन को और लंबा तभी कर सकते हैं जब इनके बीच का हमारे यूनिट में कहीं ना कहीं सम्मिलित होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा को जो लोग जानते थे, सीखते थे, उनको अपने में मिला लिए। ठीक है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपनाई गई। अब व्यापार तो बढ़ा ही बढ़ा ना, व्यापार बढ़ने के साथ साथ ये क्या किए, बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश पे पूरी की पूरी जो शासन हो गई वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई। ठीक है,
और पूरा पूरा जो बागडोर है वो कंपनी के हाथों में हो गया। अब उस जिस दिशा और दशा प्रदान करेंगे वैसे ही या किए वैसा ही कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो यहाँ से बात जब आती है तो आप देखेंगे कि मिशनरियों में सर्वप्रथम जब हम बात करेंगे तो एक नाम आता है डच, ठीक है, डच मिशनरियों का, जिन्होंने नाम लेते हैं अगर तो चीनसुरा का नाम आता है, और नागपट्टम का नाम आता है, या फिर इसको नागापट्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है, नागापट्टम। और एक नाम आता है विमलीपट्टम, ठीक है। एक जगहों पे क्या किए, डच जो मिशनरी थे उन्होंने विद्यालयों की स्थापना किया, यहाँ चिनपुरा में, नागापट्टम में और विमलीपट्टम में इन्होंने क्या किया, विद्यालयों की स्थापना किए। लेकिन इन विद्यालयों में क्या हुआ, डच जो थे, डच में ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, इनके जो कर्मचारी थे या अन्य भारत के जो बालक थे, शिक्षा प्रदान उनको की जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो डच मिशनरी थे, जो अंग्रेजों के बच्चे थे एक शब्दों में अगर कहें, तो उनको क्या किया जाता था, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। और डच मिशनरियों ने वहीं से अगर देखा जाए तो जो हम इन्होंने किया कैथोलिक, इन्होंने तो धर्म का प्रचार प्रसार किया ना, लेकिन डच जो मिशनरी थे इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करने पर जोर नहीं दिया, या कह सकते हैं इस पे वरीयता नहीं दिया, ठीक है। अब उसके पश्चात अगर देखेंगे तो आते हैं डेन, यहाँ पे लिख दें, दिख रहा है, नाम आता है डेन का, ठीक है, पुर्तगाली का, पुर्तगाली का नाम आता है। और उसके बाद फ्रांसीसी का नाम आता है, ठीक है। और इसी के साथ अगर एक नाम और देखें तो अंग्रेज मिशनरी का भी आता है, अंग्रेज मिशनरियों का नाम भी आता है। ने भी क्या किया, बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना किया, और विद्यालयों में ये इनके द्वारा जो विद्यालय स्थापित किए गए थे वहाँ पर विभिन्न विषय पढ़ाए जाते थे। जैसे इनका जो मानना था, अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादातर ये सब प्रेफर करते थे, तो अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी, और भी जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो दस्तकारी की भी शिक्षा दी जाती थी, लेखा जोखा का भी शिक्षा दिया जाता था, सैनिक शिक्षा की भी कहीं ना कहीं बात की जाती है, प्रशिक्षण दी जाती थी। तो यहाँ पे ये उल्लेख भी मिलता है कि इनके द्वारा जो विद्यालय स्थापित किए गए वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो ये था थोड़ा सा प्यारे बच्चों आपके पास मिशनरियों द्वारा जो आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में, ये मैंने आप लोगों को आपके सामने रखा। अब हम लोग बात कर देते हैं कि किन किन विद्यालयों का स्थापना भी किया गया, ठीक है। अब उसको फटाफट इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहीं पे देखिए एक नाम याद आता है मुझे, उसका नाम है चार्ल्स ग्रांट ना। ये व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था, और इसने अपनी पुस्तक में एक बात कही कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो अज्ञानी हैं। तो उसके अज्ञानता का वो कारण एक अपनी पुस्तक जो पंच योजना है उसमें प्रस्तुत किया, और बताया कि इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एक नुरुल्लाह महोदय हैं, वो कहते हैं कि चार्ल्स ग्रांट को ही भारतीय शिक्षा का जन्मदाता कहा जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा बात उन्होंने कहा। अब उनको पता नहीं था कि इसके पहले भारत में कितने ऋषि मुनि महर्षि शिक्षा के बारे में या शिक्षा दर्शन के बारे में क्या क्या बातें कह के गए, ठीक है। फिर भी सुन लेते हैं इनकी बातें।
शायद हमारे शिक्षा का सही से अध्ययन ही नहीं किए, वेद पुराण उपनिषद सांख्य, नहीं तो ऐसी बात कहते ही नहीं। चलिए, सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक ही सीमित रही ना, मैंने भी बताया आप लोगों को। किंतु इसके उपरांत शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और क्या किया गया, उच्च शिक्षा की संस्थाएं भी स्थापित की गईं। इसके अंतर्गत जो पहला नाम आता है 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, अब इन विद्यालयों में अगर आप देखते हैं तो आप ये पाएंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी, जिसमें कि मुस्लिमों को उनके कानून की शिक्षा, हिंदू को हिंदुओं के कानून की शिक्षा कहीं ना कहीं समझ में आए। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा की बात की गई थी। ठीक है, अब तत्कालिक गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेलेजली द्वारा सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता नगर, जो आज हम लोग कोलकाता कहते हैं, में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था एवं उनके भारतीय भाषाओं हिंदू, मुस्लिम, कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जो हम लोग फोर्ट विलियम कॉलेज बोल रहे हैं ना, इसमें क्या किया गया, भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की बात की गई और उसके साथ साथ जो हमने अभी इसके ऊपर भी बताया, यहाँ पे भी वही बात की गई थी कि हिंदू क्या करेंगे, अपने कानून की पढ़ाई पढ़ेंगे। ठीक है, कह सकते हैं हिंदू में जो कानून व्यवस्था है उसको पढ़ेंगे और जानेंगे, और उसके साथ साथ हिंदुओं का जो इतिहास रहा है उसकी भी कहीं ना कहीं बात करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मुस्लिम भी क्या करेंगे, मुस्लिम कानून की शिक्षा की पढ़ाई करेंगे और मुस्लिमों का जो इतिहास रहा है उसके बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा शिक्षा व्यवस्था किया गया। अब हिंदू में जिससे आप देखे होंगे वैदिक काल पढ़ते हैं, बौद्ध काल पढ़ते हैं ना, जैन धर्म में ये सब सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। पूरा का पूरा जो वैदिक काल का इतिहास रहा है सब पढ़ाया जाता है इसमें ना। अब इसमें जो है तमाम अकबर का शासनकाल, मौर्य शासनकाल, ठीक है, ये तमाम शासनकाल है जिसको मुस्लिम अपने इतिहास में इसको पढ़ते हैं। लास्ट में जाकर के एक अगर विद्यालय की बात किया जाए तो सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों की तो स्थापना की ही गई, लेकिन उसके साथ साथ उच्च विद्यालयों की या उच्च शिक्षण संस्थाओं की भी शिक्षा की भी बात की गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहीं से क्या होता है, एक विवाद उत्पन्न होगा। ठीक है, क्योंकि जब शिक्षा की बात की जाती है तो एक 1813 में एक आज्ञा पत्र आता है। उस आज्ञा पत्र के पश्चात आप देखेंगे कि एक विवाद उत्पन्न होता है, जिसमें आप कह सकते हैं यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं, शिक्षा व्यवस्था तो खुल गई, तो क्या हमारे यहाँ भी तो जो विद्यालय थे वो पहले से खुले हुए थे, है कि नहीं? तो उनको जो शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है, जो रख रखाव देने की बात की जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी बागडोर किसके हाथ में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। तो अब यहाँ पे जो एक विवाद उत्पन्न होगा प्राच्य साहित्य और पाश्चात्य साहित्य। ठीक है, तो ये कल के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा, या फिर कह सकते हैं कि 1813 का जो आज्ञा पत्र है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, और उसके आगे जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी चर्चा हम लोग कल के क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आगे अब आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जानने का समझ में आएगा कि अब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने कितना तार तार किया, या किस प्रकार से, किस तरह से चतुराई से, धोखे से हमारे शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने नीचे गिराने का काम किया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। कल आप लोगों को मैं उसके आगे अध्ययन कराऊंगा। धन्यवाद। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है।
सभी लोग नोट बनाते चलिएगा।